हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का नया पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरीज हमारी कौन सी चल रही है? यू डबल ई का रिवीजन सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई टेम्परेचर लैंप। हमारे लैंप का काम क्या है? लाइट को प्रोवाइड करना, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करना। तो जो हाई टेम्परेचर लैंप, इनका नाम ही ऐसा है कि इन लैंप का जो टेम्परेचर वो ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये हमको ल्यूमेंस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए एक बार आप लोग को मैं देख लेता हूँ कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। अ वेरी गुड इवनिंग केशव, राहुल, अर्पित, राधे, और इधर कौन कौन है? छाया है। तो सब कुछ यहाँ पे ऑडियो और वीडियो क्लियर, एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो जिससे मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ बाकी लोगों के लिए। जो लोग भी अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो ये वीडियो आपका रिकॉर्डिंग भी आपकी अवेलेबल रहेगी और ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। तो आप जहां पे चाहें वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो को टाइम पे स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार जस्ट आप लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दिए सभी लोग। छाया आप कंफर्म करिए और आप लोग भी करिए। ओके ओके ओके, ऑल सेट, ठीक है। चलो, तो विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चीजों को फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि मुझे आज यूडब्ल्यू का इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। हर एक पॉइंट बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, बट बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। आराम आराम से बताऊंगा, बहुत डिटेल में भी बता दूंगा, लेकिन 3 से 4 बार वो चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है। ठीक है, देखना। पहली बात तो ये कि जो हाई टेम्परेचर लैंप है इनका और क्या नाम है, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो यूडब्ल्यू में इनको हम इनकैंडेसेंट लैंप के नाम पे भी जानते हैं और इसको हम फिलामेंट लैंप से भी जानते हैं। इसको मैं फिलामेंट लैंप क्यों बोलता हूं? क्योंकि इस टाइप के लैंप पे हम फिलामेंट का यूज करते हैं जिसका हमको टेम्परेचर बढ़ाना रहता है, ठीक है ना। तो उस वजह से हम इसको बोलते हैं फिलामेंट लैंप। और इसी लैंप को हम इनकैंडेसेंट लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लैंप होते हैं ना, हाई टेम्परेचर लैंप, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इस वजह से इनका नाम क्या है यहाँ पे? इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल क्या होता है? किसी भी चीज को गर्म करो गर्म करो गर्म करो, गर्म करने के बाद कुछ टाइम बाद उससे लाइट निकलने लग जाए, उसी को बोलते हैं इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल। देखो, आर्क लैंप में कुछ ड्रॉबैक थे। उन ड्रॉबैक को कम करने के लिए आपका हाई टेम्परेचर लैंप बनाया गया है। कौन कौन से ड्रॉबैक थे? पहले तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो डिलिकेट था, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम। ये आपका बार बार कार्बन पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सफाई रिक्वायर्ड है, तो ये मतलब कंस्ट्रक्शन डिलिकेट तो था। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूटिलाइजेबल नहीं था। उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा था, साफ सफाई थी, और उसकी लाइफ भी कम थी। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए हमने हाई टेम्परेचर लैंप यहाँ पे बनाया है। अब जो हमने हाई टेम्परेचर लैंप है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई मान लो मटेरियल है, उसमें आप करंट पास कर रहे हो। जब करंट पास करो तो कुछ टाइम बाद ये गर्म होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। जब आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे तो होता क्या है यहाँ पे? कुछ टाइम बाद ये आपका रेड कलर का हो जाएगा। और जब ये रेड कलर का हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? हीट का परसेंटेज ज्यादा होगा और ये बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देगा, मतलब लाइट बहुत कम होगी। मतलब यहां से जो लाइट निकलेगी ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो रेड कलर की लाइट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब हम इसको फर्दर और हीट करेंगे ना तो क्या देखते हैं कि इसमें से लाइट का परसेंटेज बढ़ जाता है और हीट का परसेंटेज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? हमारी जो वेवलेंथ है, जो इससे निकलने वाली वेवलेंथ है, वो कम हो जाएगी और वो किस रेंज में आ जाएगा? व्हाइट हॉट स्टेट में आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लो कोई एक ब्लैक बॉडी यहाँ पे है, इसको मैं कितने टेम्परेचर तक ले जाऊं जब जाके मुझे इससे व्हाइट लाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्हाइट ब्लैक बॉडी को अगर आप गर्म करते हो कितने टेम्परेचर तक? 6250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब जाके वो व्हाइट लाइट एमिट करता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर पाए। अभी तक जो सबसे बेस्ट मटेरियल मुझे मिला है वो है टंगस्टन, जो कि मैक्सिमम 3400 डिग्री टेम्परेचर तक वो बियर कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो लाइट आने वाली है वो व्हाइट लाइट ना मिलकर हमको येलो कलर की लाइट मिलेगी। येलो लाइट क्यों मिलेगी? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, उसका जो हायर टेम्परेचर जहां तक उसको गर्म कर सकते हैं वो मैक्स में कितना होगा? 3400 होगा। तो हमको एग्जैक्ट वहां पे व्हाइट लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। नेटवर्क इशू चल रहा है क्या यार ये?
नेटवर्क इशू चल रहा है क्या छाया? अभी देखा मैंने यहाँ पे लिख किया था नेटवर्क इशू, लेकिन अब सही हो गया शायद से। एक बार और कंफर्म कर दो सभी लोग यार, है ना, मुझे ऐसा थोड़ा डाउट आया कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। अभी तो ओके है ना सब कुछ? अभी ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, देखो अगर अब बात की जाए, जो आपका हाई टेम्परेचर लैंप है, इसमें क्या होता है, एक ग्लास ग्लोब होगा, उसके अंदर एक पतली वायर होगी, और जो ग्लास ग्लोब होगी ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरा पूरा ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट क्यों कर देते हैं हम? जो ग्लास ग्लोब को हम पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएट कर देते हैं, जिससे हमारे पतली वाली जो वायर अंदर हमने यूज करी है उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फाइन वायर। जो पतली वायर वहां पे यूज की है हमने, उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उस ग्लास ग्लोब को पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, उसके अंदर के पूरे गैस को हमने बाहर निकाल दिया है। मतलब कहने का मतलब हमने वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। जो फिलामेंट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, है ना, जिसको हम फिलामेंट, जो पतली वायर होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहली बात तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको गर्म करें तो ऐसा ना हो कि वो लाइट देने के पहले मेल्ट हो जाए। पहली बात तो ये, देखो उसको ज्यादा गर्म होना तो उसकी रजिस्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। लो वेपर प्रेशर, ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रेशर की वजह से वो आपका फ्यूज हो जाए, तो वो आपका वहां पे हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऐसा ना हो कि आप उसको बल्ब को घर मार्केट से खरीद के घर लेके आ रहे हो, गाड़ी की डिक्की में रखा, और घर तक पहुंचते पहुंचते वो आपका फिलामेंट नीचे गिर गया। मतलब उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो फिलामेंट थोड़ा सा तो बचा रहे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत धक्के में वो आपका फ्यूज हो जाए। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, उन सभी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने वाले जो मटेरियल्स मेरे पास हैं, वो चार मटेरियल कौन कौन से, कार्बन, ऑस्मियम, टैंटलम और टंगस्टन। तो इनमें से हम वन बाय वन देखते हैं कि इनमें दिक्कतें क्या है और हमें से बेस्ट कौन सा है। देखो, जब बात हम करते हैं कार्बन की, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है। हमको चाहिए कितना, 6250, लेकिन वो तो हमको मिलने से नहीं रहा, इतना तो मिलेगा नहीं। तो हमने देखा कौन सा ऐसा मेल्टिंग, कौन सा मटीरियल इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट तो मिला, कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन दिक्कत इसमें यह आ गई कि जब इसको कार्बन को आप 1800 के ऊपर लेके जाओगे, इतने टेम्परेचर के ऊपर लेके जाओगे ना, तो दिक्कत एक ये देखने को मिलती है कि ये कार्बन उड़ने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, हवा में उड़ जाता है। अब हवा में उड़ने की वजह से क्या, जल्दी फ्यूज हो, पतला हो जाएगा। कोई चीज मान लो, जैसे मान लो आप ये समझ लो कि धूप में आप पेट्रोल रख दो तो उड़ना स्टार्ट हो जाएगा वो। जब वो उड़ना स्टार्ट हो, कुछ टाइम वो कम हो जाएगा ना, तो बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। कार्बन को आप जब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाओगे, तो इसमें जो इवेपोरेशन होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से वो पतला होता जाएगा और जल्दी फ्यूज हो जाता है। तो हम इसको 18 से ऊपर यूज नहीं कर सकते। जब 18 से ऊपर यूज नहीं कर सकते, तो हमारा जो ये मटेरियल होगा किस स्टेट में होगा, वो सिर्फ आपका रेड हॉट स्टेट में होगा। और जब रेड हॉट स्टेट में होगा, तो लाइट कैसे मिलेगी आपको, सिर्फ यहाँ पे रेड कलर की लाइट मिलेगी, व्हाइट लाइट नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, उसकी वजह से आपकी जो लैंप एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, 3.5 ल्यूमेंस पर वॉट मिलेगी अगर आप कार्बन का यूज करते हो तो। इस वजह से हम कार्बन का यूज नहीं करते हैं। कार्बन में एक दिक्कत और होती है, कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा, तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, है ना। अब रेजिस्टेंस का कम होना मतलब क्या हुआ, डायमीटर आपका बढ़ना, मतलब डायमीटर आपका बढ़ना चाहिए, है ना। अगर आपको सेम करंट रखनी तो आपका जो डायमीटर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो क्या है, एक जो फिलामेंट है वो ऑपरेशन कंडीशन में है, आप उसको कैसे चेंज कर पाओगे, क्या डायमीटर चेंज होगा, जब नहीं होगा तो वो क्या होगा, फ्यूज होगा। करंट बढ़ने के कारण आपका डायमीटर तो बढ़ना चाहिए ना, है ना। रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ने से क्या होगा आपका, वो जो फिलामेंट है वो फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिलामेंट का थिकनेस भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना हमको, डायमीटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये दिक्कत है अगर आप कार्बन को यूज करते हो तो। Hence, since lamp is already constructed, hence diameter cannot be altered। जैसे मैंने बताया कि लैंप बन के ऑपरेशन कंडीशन में रखा हुआ है, अब आपका उसका डायमीटर कैसे चेंज कर पाओगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे कार्बन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यूज करने जाएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, रास्ते में आ जाएंगे। गुड इवनिंग सोनल, ब्लर हो रहा है, अब ठीक है क्या, अभी ठीक है?
अभी ठीक है क्या, बताओ जरा। पता नहीं यार क्या दिक्कत है, नेटवर्क इशू चल रहा है आज। हम्म। सर आज मेरा एग्जाम था जेएसएससी जेई की, रिवीजन सीरीज का बहुत फायदा हुआ। ठीक है यार, सुनो बस सोचो, ऐसा सुनने के लिए मेरे मतलब वो है क्या बोलते हैं, तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा बोलो, है ना, मतलब बोलो नहीं, आपको ऐसा फील हो। अभी तो हमने स्टार्ट किया है यार, अभी आप देखो क्या क्या होने वाला है। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, सारे चीज का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। और ये जो रिवीजन सीरीज थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा आराम आराम से रहे। हम एक रिवीजन सीरीज ऐसे ही करेंगे जब एक दिन में एक सब्जेक्ट निपटाएंगे। सुबह उठेंगे 7 बजे, 7 बजे से 2 बजे के बीच में पूरा एक सब्जेक्ट निपटा देंगे। नेटवर्क हो चाहे मेजरमेंट हो, कुछ भी सब्जेक्ट निपटा देंगे। फिर 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर रात भर बैठेंगे पूरा 5-6 घंटे के लिए और पूरे क्वेश्चन निपटा देंगे। तब देखना, तब उस आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो उस लेवल तक पहुंचेगा, उस लेवल तक कॉन्फिडेंस होगा कि फिर आप ये बोलोगे बता सब बताओ कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है। इस टाइप का हमको बिल्ड करना अपने आप को। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, अपन दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग को भी और मुझे भी। ठीक है, तो मेहनत मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने में कर रहा हूँ, ना कि मार्केटिंग में कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग इतना कर सकते हो कि जब आपके पास फ्री टाइम रहे तो जो भी आपके फ्रेंड्स हों, ये लिंक वगैरह आप उनको शेयर कर दिया करो, जिससे मेरा टाइम बचेगा मार्केटिंग में जाने का, क्योंकि मैं मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे पता भी नहीं है मार्केटिंग कैसे करते हैं। आप लोग वो काम जरूर संभाल लेना। ठीक है ना, अभी तक तो पूरा आप लोगों ने ही संभाला है, मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट मटेरियल है मेरे पास, ऑस्मियम। ऑस्मियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब देखो सर, इसका ज्यादा है कि कार्बन का ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये अच्छा है, ऑस्मियम कार्बन से अच्छा है, क्योंकि कार्बन का भले 3500 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट था, लेकिन हम उसको 18 से ऊपर ले ही नहीं गए थे ना। हम उसको 18 से ऊपर यूज नहीं कर पा रहे थे, तो 3500 का मतलब क्या, उसका तो सिर्फ ये नाम मात्र का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2600 डिग्री तक हम इसको यूज कर पा रहे हैं। इसकी वजह से इसकी जो लैंप इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 5 ल्यूमेंस पर वॉट होगी। लेकिन हम ऑस्मियम का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्मियम एक बहुत रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल माना जाता है ना। ऑस्मियम एक बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो इतने एक्सपेंसिव मटेरियल को हम एक लैंप में फिलामेंट के यूज नहीं कर सकते। ऑस्मियम भी कट गया, कार्बन का भी यूज नहीं हो रहा है और ऑस्मियम का भी यूज नहीं हो रहा है। बात करते हैं हम टैंटलम की। टैंटलम का मेल्टिंग पॉइंट होता है इससे थोड़ा ज्यादा, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पे ये भी कि ये भी आपका रेयर है, मतलब बहुत जल्दी नहीं मिलता और एक्सपेंसिव है, तो हम इसको यूज नहीं करते। तो मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो कट गए। जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा फिलामेंट के लिए वो है टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप इसको यूज करते हो तो आपकी जो लैंप इफिशियंसी मिलेगी कितनी मिलेगी, वो आपको मिलती है अराउंड 10 ल्यूमेंस पर वॉट। इससे जो लाइट हमको मिलने वाली है वो येलो कलर की लाइट हमको मिलेगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लाइट मिलेगी आपको लैंप से, वो आपको येलो कलर की लाइट मिलेगी। अच्छा, अब देखो जो आपका ये फिलामेंट लैंप है ना, इसमें कुछ एजिंग इफेक्ट होते हैं, मतलब समय के साथ कुछ ये पुराने हो जाते हैं। जब पुराने हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट क्या होता है, पुराने होने का इस पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या टंगस्टन है, अंदर जो फिलामेंट टंगस्टन है। ठीक है, और ये आपका लैंप बना हुआ। अब होता क्या है, जैसे आपने इसको सप्लाई दिया तो ये फिलामेंट गर्म हुआ। फिलामेंट गर्म होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिलामेंट गर्म होने के बाद ये आपका लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ल्यूमेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब जब ल्यूमेंस प्रोवाइड कर रहा है, मैंने आपको ये बोला कि कार्बन का इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा था, टंगस्टन का भी इवेपोरेशन होगा लेकिन स्लो होगा। और जब स्लो होगा तो कुछ टाइम बाद, मान लो 2-3 महीने बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर की एक सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अंदर ही अंदर उसके एक ब्लैक कलर की सरफेस बन जाएगी। वो ब्लैक सरफेस किसकी है, वो टंगस्टन की है, जो कि इवेपोरेट होके जो आपका ग्लास ग्लोब है उसके इनर सरफेस पे बैठ चुका है ना। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि जब यहाँ पे आपके पास एक इनर सरफेस बन चुकी है, तो ये लैंप आपका प्रोवाइड कितना कर रहा है, 1000 ल्यूमेंस, लेकिन बाहर कितना आ रहा है यहाँ पे, 800 ल्यूमेंस, क्योंकि जो 200 ल्यूमेंस है वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर के अकॉर्डिंगली वहां पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो ये हाई टेम्परेचर लैंप होते हैं, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, उनमें क्या दिक्कत जा रही है, इनमें ये दिक्कत जा रही है कि ऊपर जो एक सरफेस क्रिएट हो गई है ना, इनर सरफेस, है ना, उस पे जो ब्लैक की एक सरफेस क्रिएट हो गई है, उसको हम बोलते हैं ब्लैकनिंग ऑफ द इनर सरफेस।
उससे हमारे जो ल्यूमेंस होंगे वो बाहर तक कम पहुंचेंगे। तो एक तो ये एजिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये है जैसे मान लो जब इवेपोरेशन हुआ टंगस्टन का, इवेपोरेशन के पहले मान लो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, लेकिन जब इवेपोरेशन होगा तो मुझे ये बताओ ये पतला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल पतला हो जाएगा ना। जब इवेपोरेशन होगा टंगस्टन का कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो पतला हो जाएगा। और जब पतला हो जाएगा मतलब एरिया इसका कम हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया मतलब क्या? रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब क्या? करंट क्या होगी? करंट कम होगी। और जब करंट कम जाएगी तो आपकी ल्यूमेंस भी तो कम मिलेंगे, है ना। जब आपकी करंट कम जाएगी तो आपका आई स्क्वायर लॉसेस भी कम होगा, और जब ये कम होगा तो आपका हीट कम होगा, और हीट कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो आपके ल्यूमेंस कम मिलेंगे। गॉट इट? तो आपके ल्यूमेंस भी यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत थी। अच्छा एक बात और है हमारे पास, जैसे हमारे पास जो ये बल्ब बन चुका है, कौन सा बल्ब बन चुका है हमारे पास? ये इनकैंडेसेंट लैंप। इनमें हम ये देखते हैं कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दें या घटा दें तो हमको क्या देखने को मिलता है। अगर मान लो आपका जो कोई फिलामेंट लैंप है या इनकैंडेसेंट लैंप है, अगर आप उसमें सप्लाई वोल्टेज जो भी देते हो 220 वोल्ट जितना भी होगा, अगर आप उसमें 5% ज्यादा वोल्टेज दे दो, मतलब 220 वोल्ट अगर रेटेड है उसमें 5% और वोल्टेज दे दो, और अगर वो बल्ब उस वोल्टेज को झेल पाता है, तो क्या होने वाला है कि उसकी जो लाइट है, उस बल्ब की जो लाइट है, जो ल्यूमेंस है, वो 20% इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो 20%। अगर वो 1000 ल्यूमेंस दे रहा था तो कितने ल्यूमेंस देने लगेगा आपका? वो 1200 ल्यूमेंस देने लगेगा। मतलब 20% लाइट आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आपने 5% सप्लाई वोल्टेज बढ़ाया, उसी टाइम पे एक बार से 5% वोल्टेज बढ़ गया, उतने टाइम में उसकी जो लाइफ है वो 50% कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप एक बल्ब खरीद के लेके आओ, उस बल्ब जो आप खरीद के लेके आते हो मार्केट से, जो 100 वॉट के बल्ब आपने देखे होंगे, उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 1000 घंटे। कितनी होती है? 1000 घंटे। 1000 घंटे आपका उसकी लाइफ, आप उसको घर में लेके आए, आपने स्विच बोर्ड में अपने जो सॉकेट है वहां पे लगाया 5 मिनट के लिए, और देखा कि वहां पे 5% का वोल्टेज स्पीक आ गया, स्पाइक आ गया रेटेड वोल्टेज में, मतलब 5% ज्यादा वोल्टेज आ गया रेटेड वोल्टेज में। उसकी लाइफ तुरंत कितनी हो जाएगी? 500 घंटे। एक बार और कितना हो जाएगा? 250 घंटे, फिर 125 घंटे। मतलब ऐसा कर करके ना, अगर आपके घर पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो बल्ब की गारंटी नहीं है, वो बल्ब आपका अभी 5 से 6 मिनट में फ्यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो ये दिक्कत है। ये दिक्कत किस में थी? आपके इनकैंडेसेंट लैंप में, कि इसकी जो लाइफ है ना, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे डिपेंड कर रही है। और हमारा जो ये इंडिया है ना, इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा नहीं। पेड़ पौधे टकराएंगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, है ना। कभी लोड बढ़ेगा घटेगा तो उस टाइम में आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। तो वो दिक्कत तो होती रहेगी। तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम तो हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी है। ठीक है। इसका उल्टा भी करेक्ट है। इसका उल्टा करेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 5% लेस वोल्टेज आपने दिया, अगर आपने 5% लेस वोल्टेज दिया, तो उसका जो आउटपुट है वो 20% कम हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ 50% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो जो चीज मैंने 5% के लिए बताई, वहां पे मैंने 1% के लिए भी क्वेश्चन पूछा था कि मान लो अगर सप्लाई वोल्टेज में 1% का चेंज आया तो लैंप का जो वोल्टेज है वो 1.5 इंक्रीज होगा, लैंप की इफिशियंसी 2% बढ़ जाएगी, ल्यूमेंस का जो आउटपुट है 3.5% बढ़ेगा, और लाइफ आपकी 8 से 10% कम हो जाएगी। तो ये इनका इफेक्ट बताया कि 1% चेंज करने पे क्या इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कर्व देखोगे ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो, आप रेटेड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, सिर्फ एक चीज जो कम हो रही है वो है लाइफ। सिर्फ एक ही चीज जो कम हो रही है, बाकी ल्यूमेंस आउटपुट बढ़ रहे हैं, लैंप इफिशियंसी बढ़ रही है, और लैंप का वोल्टेज भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप रेटेड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, फिलामेंट लैंप के बारे में बताया। ओके, होता ये है कि जो फिलामेंट लैंप है ना, वो आपका ग्लास ग्लोब है। हम ये मानते हैं कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर अगर वो 2000 से नीचे है ना, उसके अंदर का जो टेम्परेचर का 2000 से कम है तो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 2000 से ज्यादा है ना, तो वहां पे हम कोई गैस फिल करनी पड़ेगी, है ना। मतलब जब ये फिलामेंट लैंप आपने बनाया, उसमें आपने ये देखा कि अगर हम देखें कि जब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है, उस टाइम पे ठीक ठाक ऑपरेट कर रहा है, ज्यादा इवेपोरेशन टंगस्टन का नहीं हो रहा। लेकिन जब हमें देखते हैं कि जब 2000 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो
टंगस्टन का इवेपोरेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू कार्बन, लेकिन उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, लेकिन तब भी ज्यादा तो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिलामेंट लैंप होते हैं, अगर हम बात करें, अगर ये 60 वॉट 60 वॉट, अगर 60 वॉट से कम है तो इस ग्लास ग्लोब के अंदर हम कुछ भी फिल नहीं करते हैं, फिलामेंट बस रहेगा। लेकिन जब 60 वॉट से ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको उसके अंदर कुछ गैस फिल करनी पड़ेगी। तो हम कौन सी गैस फिल करते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक होता है हमारे पास आर्गन, एक होता है हमारे पास क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन बहुत कॉस्टली होता है, इस वजह से हम क्रिप्टॉन को यूज नहीं ना करके हम यहाँ पे आर्गन गैस यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि फिलामेंट लैंप में, फिलामेंट जो ग्लास ग्लोब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो आर्गन गैस होती है, ठीक है ना। हम क्रिप्टॉन फिल नहीं करते क्योंकि क्रिप्टॉन हमारा थोड़ा सा महंगा होता है। अब देखो 60 वॉट के नीचे हम कुछ भी इनर्ट गैस फिल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, 2000 से कम टेम्परेचर होगा तो चलता है उतना, लेकिन 60 वॉट से जब ज्यादा के लैंप होंगे तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको आर्गन गैस फिल करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, कभी कभी देखते, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये फिलामेंट है, ये आप देख सकते हो फिलामेंट है ना, और यहाँ पे हमने आर्गन गैस फिल किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था ना, कि कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये फिलामेंट है, जो टंगस्टन है, इनका इवेपोरेशन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे जाके ये इनर सरफेस पे एक सरफेस बना लेंगे, ब्लैक कलर की सरफेस हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये लैंप है, हमारा जो ये फिलामेंट लैंप है, इसमें हम केमिकल एक यूज करते हैं। हम यहाँ पे केमिकल यूज करते हैं इस टाइप का, देखो है ना, एक केमिकल हम यूज करते हैं, उस केमिकल का नाम है गेटर्स। गेटर्स मतलब गेट करना, पकड़ना। तो हम ये समझ जाओ कि हम यहाँ पे एक केमिकल रख देते हैं इस ग्लास ग्लोब के अंदर, फिलामेंट के अंदर, फिलामेंट लैंप के अंदर। तो वो क्या करता है, जैसे ही टंगस्टन का इवेपोरेशन होगा उसको कैच कर लेगा, ये जो गेटर्स केमिकल है उसके साथ क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, और कैच करके उसको नीचे ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर देगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लैक कलर की सरफेस बनने वाली थी ना, वो नहीं बनेगी। तो ये गेटर्स केमिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। गेटर्स केमिकल का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां से आया कि हमारी जो ब्लैकनिंग हो रही सरफेस की वो ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका गेटर्स केमिकल यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, रजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जो फिलामेंट था रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे होगा, रोल अपॉन ए, मतलब उसके लिए आपका पतली वायर होनी चाहिए, बहुत पतली वायर हो, यहाँ पे फिलामेंट बहुत पतला होना चाहिए, और लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अब लेंथ ज्यादा करने के चक्कर में आप इतना बड़ा बल तो नहीं बना दोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्पायरल स्प्रिंग टाइप का हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फिलामेंट यूज करते हैं इस टाइप का, देखो जैसे घुमा घुमा के। उससे क्या हो जाएगी, हमारी ओवरऑल लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उससे हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ फिलामेंट, हेलिक्स शेप्ड फिलामेंट इज यूज्ड। गेटर्स केमिकल आर यूज्ड टू स्लो डाउन द इवेपोरेशन एंड ब्लैकनिंग ऑफ द सरफेस। जो गेटर्स केमिकल है उसका काम क्या है, इवेपोरेशन को स्लो डाउन करना और जो सरफेस जो ब्लैक हो रही है उसको कम करना। अच्छा हम एक काम और करते हैं, जो हमारा फिलामेंट लैंप है ना, उसके अंदर हम 1 से 2% नाइट्रोजन मिला देते हैं। नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करने का जो फिनोमिना वो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऐसा फिलामेंट यूज कर रहे हो, है ना। तो मान लो अगर थोड़ा सा हमको जूम कर, तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे जूम करेगा तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसा बन रहा है ना। अगर थोड़ा सा जूम करो तो ऐसा बन रहा है। तो अगर थोड़ा सा इसको आप कीन ऑब्जर्व करो तो हो सकता है कि इनके बीच में आपका आपस में स्पार्किंग हो जाए, तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाए। तो इनर जो इनके आपस में स्पार्किंग होने का जो चांसेस है ना, मतलब जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं या स्पार्किंग होने के चांसेस हैं, या फिर जो आर्क फॉर्म होने के चांसेस हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन फिल करते हैं। 1 से 2% हम यहाँ पे नाइट्रोजन फिल करते हैं, जो कि क्या करता है, आर्किंग होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है। देखो आर्क को कम नहीं करता, यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को एक चीज, आप लोगों को एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस में फिल कर रहा हूं ना, वो ये नहीं करेगा यार कि क्या कर दे, कि वहां पे क्या कर दे, वो नाइट्रोजन की आपका आर्क प्रोड्यूस हो रही है इसको बंद कर दे, नहीं। आप ये समझो कि आर्क होने की पॉसिबिलिटी को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। आप इसको ऐसा समझ जाइए कि जैसे जैसे मैं बोल दूं कि अ, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको जैसे मान लीजिए ठंड लग रही है ना, सर्दी लगने वाली, तो आप क्या करो, टोपा पहन लो, ठीक है ना, टोपा पहन लो, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जाम्पल दूसरा चेंज करता हूं मैं, जैसे मान लो आप कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हो, ठीक है ना, वहां पे बोला जा रहा है कि मच्छर बहुत जाओ तो मच्छरदानी लगा के सोना, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, मच्छरदानी लगा के सोना, मलेरिया हो जाएगा। तो अगर आप मच्छरदानी लगा रहे हो और मच्छरदानी नहीं लगाई है आपने और मच्छर काट दिया, तो मलेरिया हो चुका ना।
ऐसा नहीं हो कि मच्छरदानी लगाने से ठीक हो जाएगा। जो आपका वो मच्छरदानी होता है ना, वो क्या करेगा, सिर्फ आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर हो चुका है अब आपको मलेरिया, तो उस टाइम वो चीज हेल्प नहीं करेगी। सेम चीज यहाँ पे नाइट्रोजन का भी है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हो गया, आर्किंग हो चुकी है, तो उस आर्किंग को रिड्यूस नहीं कर सकता वो, फिर वो तो गए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना कि यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी को, जो आर्किंग की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ उसको नाइट्रोजन यहाँ पे खत्म करता है, रिड्यूस करता है। एक बात आती है यहाँ पे हैलोजन लैंप की। तो हैलोजन लैंप कोई नया लैंप नहीं है, ये जो फिलामेंट लैंप होते हैं ना, उन्हीं का एक एडवांस रूप है, उसका लेटेस्ट मेंबर है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फिलामेंट लैंप था, उसमें हम हैलोजन वेपर ऐड कर देते हैं, जिससे जिससे हमारी उसकी लैंप इफिशियंसी बढ़ जाती है और लाइफ भी बढ़ जाती है। कितनी लैंप इफिशियंसी हो जाएगी आपकी? 22 से 33 ल्यूमेंस पर वॉट। और जो लाइफ हो जाएगी 2000 घंटे। जो कि पहले 1000 घंटे थी, अब हो जाएगी 2000 घंटे, है ना। हैलोजन क्या करता है, हैलोजन यहाँ पे देखो इसकी लाइफ कैसे बढ़ गई बताता हूँ मैं। हैलोजन क्या करता है कि जैसे आपका जो एक फिलामेंट लैंप था ना, देखना आप, इस आपका ये फिलामेंट लैंप था, तो वो क्या करता है, हैलोजन के पास एक मतलब जादू वाली प्रोसेस है। जादू इन द सेंस, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या फिलामेंट था, हाँ, आपके पास ये फिलामेंट है, तो ये आपका हैलोजन क्या करता है, जैसे ही टंगस्टन का इवेपोरेशन होगा, उसको पकड़ के लेके आएगा, फीड्स में बैठा देगा, मतलब टंगस्टन भी बना देगा यहाँ पे। टंगस्टन का इवेपोरेशन हुआ, उसको पकड़ के लिए फिर ले आएगा यहाँ पे, टंगस्टन बना देगा। टंगस्टन का इवेपोरेशन होगा, फिर पकड़ के टंगस्टन बना देगा। मतलब एक रीजनरेटिव प्रोसेस है कि टंगस्टन वेपर को अगेन क्या बना देता है, वो टंगस्टन ही बना देता है। तो हमारा जो सरफेस है ब्लैकनिंग भी कम होता है, टंगस्टन का थिकनेस भी कम होगा, और थिकनेस का मतलब ज्यादा कम नहीं होगा, थिकनेस ज्यादा कम नहीं होगा, तो उसकी लाइफ भी आपकी थोड़ा सा बढ़ जाएगी और लैंप इफिशियंसी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे फिलामेंट लैंप के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, तो पहला तो ये कि उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, कलर ऑफ लाइट येलो होता है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी आंखों के लिए बहुत अच्छा है ना। आपका बात करें अगर हम कि ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉटेज में आते हैं आपके पास मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज है ना। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये कि इसकी जो लाइफ है वो वोल्टेज वेरिएशन पे डिपेंड करती है, और ये आपका एनर्जी इफिशियंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करता है। क्यों वेस्ट करता है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, ये लाइट भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है। मुझे उस हीट से खाना तो मैं पका नहीं पाऊंगा ना, उस हीट से मैं खाना तो पका नहीं पाऊंगा, तो वो जो हीट है वो तो वेस्ट जा रही है ना। मुझे वो हीट चाहिए ही नहीं थी, तो ये इसलिए एनर्जी एफिशिएंट नहीं था। मुझे सिर्फ लाइट चाहिए थी, मुझे हीट नहीं चाहिए था, लेकिन ये हीट भी दे रहा है, तो वो एक दिक्कत यहाँ पे है। क्या सबको यहाँ तक कहानी क्लियर है? ये मैंने आपको फिलामेंट लैंप के बारे में बताया। हमारा जो लास्ट लैंप है कौन सा है, वो गैसियस डिस्चार्ज लैंप। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है जो फिलामेंट लैंप के बारे में मैंने बताया। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लैंप की तरफ, जो कि हमारा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप। हम अपने नेक्स्ट लैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा है, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। अच्छा, देखना, गैसियस डिस्चार्ज लैंप का यूज किस लिए हो रहा है? अगेन फिलामेंट लैंप में भी कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कम करने के लिए हम गैसियस डिस्चार्ज लैंप का यूज करते हैं। अब फिलामेंट लैंप में कौन कौन सी दिक्कतें हैं? सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि उसकी लाइफ बहुत कम है, सिर्फ 1000 घंटे। समझ रहे हो, आप किसी चीज को खरीद के लेके आओ और कोई बोल दे आपको ये सिर्फ 1000 घंटे चलेगा, और भी 1000 घंटे में लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन कि भाई देखो 1000 घंटे तो इसकी आपकी लाइफ है, लेकिन अगर 5% ज्यादा वोल्टेज मिल गया तो फिर कितना, 500 घंटे हो जाएगा। तो भाई इस टाइप का लैंप आप खरीदने वाले हो क्या? नहीं खरीदने वाले थे पहले। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले बहुत ज्यादा इस लैंप को यूज किया है ना, उससे बहुत दिक्कतें हमको हुई हैं। दिक्कतें कैसी हुई हैं मैं बताता हूँ। दिक्कतें ये हुई थी कि घर घर में ये बल्ब लगी हुई हैं, उस टाइम पे एनर्जी का इतना ज्यादा वेस्टेज हुआ, क्योंकि आज आप देखो कोल कितना कम है, जो कोल है वो कितना कम है। उस टाइम पे हमारे पास क्या था कि पावर थेफ्ट बहुत ज्यादा होता था। पिछले अगर हम बात करें 10 साल में, तो पावर थेफ्ट बहुत ज्यादा होता था। मतलब लोग कोई बिल पे नहीं करते थे, सिर्फ यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी को। और कैसे यूज करते थे? वेस्ट कर रहे हैं आप उसको, ये यूज करो, मतलब एक एफिशिएंट फॉर्म में यूज करो चलेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लैंप लगा के हीट उसे डेवलप करवा रहे हो। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ, है ना। हम लोगों ने बहुत लॉस झेला है पिछले कुछ सालों में, वो किस वजह से, इस लैंप की वजह से। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस बन गया है यार कि हमको कुछ भी करके
इस टाइप के जो लैंप चल रहे हैं, जो 100 वाट के जो लैंप थे, सोचो ना 100 वाट का लैंप आता था यार, जो इतना अंधेरा टाइप का लाइट देता था। उस लैंप को हम लोगों ने घर में मान लो 20 बल्ब लगा दिए तो 2000 वाट तो ऐसे ही बन गया, सिर्फ लाइट से ही 2000 वाट ही बहुत ज्यादा होता है ना। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ पे, किसमें, फिलामेंट लैंप पे। जब गवर्नमेंट को बात पता चला तो गवर्नमेंट सोची क्या, नहीं हमको इसको रिप्लेस करना है, कुछ भी करके कोई भी नया लैंप लेके आओ, हमको इसको हटाना है, हम पूरी तरह से हटाएंगे, हर घर में इसको हटवा देंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि इसमें इसका जो 1000 आवर्स की लाइफ है वो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर मान लो आप किसी रूम में लैंप लगा दो, कौन सा लैंप लगा दो, ये फिलामेंट लैंप, और उसमें कोई व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के आ जाए, व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आ जाए, तो उस पर हंसेंगे कि भाई तुम येलो कलर की पहन के आए हो। क्यों? क्योंकि वहां पे कलर डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों डिस्क्रिप्शन पॉसिबल? क्योंकि जब कलर जो सोर्स है वो खुद ही आपकी व्हाइट लाइट, वो येलो लाइट दे रहा है, तो जब व्हाइट लाइट पे पड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा, वो आपको येलो ही दिखाई देगा ना। तो क्या आप वहां पे कलर को डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। एक दिक्कत ये भी है। तीसरी बात, इसकी लैंप इफिशिएंसी की दिक्कत तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन सभी को कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो लैंप बनाए गए हैं वो है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, है ना। इन सभी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे गैसियस डिस्चार्ज लैंप बनाया। और गैसियस डिस्चार्ज लैंप कैसे बनाया वो समझना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे एक हमने ट्यूब लिया, हमने यहाँ पे रखा है क्या, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, बीच में हमने दिया यहाँ पे क्या, कुछ गैसेस, और उन गैसेस का हम क्या कराएंगे, वेपोराइजेशन करवाएंगे। तो वेपोराइजेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे कुछ सडन वोल्टेज देंगे जो कि चौक प्रोवाइड करेगा। और जैसे इनका वेपोराइजेशन होगा तो क्या होगा, इनसे निकलती है हमारी क्या, विजिबल लाइट। इनसे हमको क्या निकलेगी, विजिबल लाइट, और वो विजिबल लाइट हमारे पास यहाँ क्या यूज हो जाएगी, एज अ हमको व्हाइट लाइट प्रोवाइड करेगा। वो हमको क्या करेगा, एक विजिबल लाइट हमको एक व्हाइट लाइट प्रोवाइड करेगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसी बल्ब का होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे गैस फिल कर देंगे, ठीक है ना। अब मान लो जैसे कि आपने सीआरओ में पढ़ा होगा, सीआरओ की जो इनर सरफेस होती है उसको हम फॉस्फर की कोटिंग कर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, वहां पे फॉस्फर की कोटिंग कर देते हैं। तो सेम वहां पे चीज हम यहाँ पे करने वाले कोटिंग कर देते हैं फॉस्फर की। उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे जब इनका वेपोराइजेशन होगा, जब गैस का वेपोराइजेशन होगा, उससे हमको यूवी रेडिएशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यूवी रेडिएशन देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे कोटिंग की गई है व्हाइट व्हाइट कलर की, उससे जब वो लाइट निकलेगी, जब यूवी रेडिएशन से बाहर निकलेगा, तो किस टाइप की लाइट देगा आपको, वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी, आप पढ़ सकते हो। गैसेज आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट लो पोटेंशियल, but application of suitable voltage across the electrode called ignition voltage discharge of gas is possible. Wavelength of emitted energy depend upon the gas and solid present inside the tube. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इससे कौन सी वेवलेंथ की लाइट निकलने वाली है, मतलब कौन से कलर की लाइट निकलने वाली है। फॉर आयोनाइजेशन, मतलब जो बीच में गैस है उनको आयोनाइजेशन के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि चोक प्रोवाइड करता है ना। हमारे पास अगर हम बात करें गैसेड डिस्चार्ज लैंप की 3 कैटेगरी बनती है। कौन कौन सी बनती है? पहला हमारा बनता है आर्गन गैस, सोडियम एंड मरकरी वेपर आर द कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैसेड डिस्चार्ज लैंप। इन 3 गैस का यूज होता है, आर्गन गैस, सोडियम एंड मरकरी। उस वजह से ये 3 टाइप के बन भी जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप एंड नियॉन लैंप। 3 लैंप बनते हैं, है ना। गैसेड डिस्चार्ज लैंप की 2 कैटेगरी होती है। गैसेज डिस्चार्ज लैंप की 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है कि जब डिस्चार्ज होगा तो डायरेक्ट लाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके 3 कैटेगरी बनती है। कौन कौन सी? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और नियॉन लैंप। दूसरी कैटेगरी बनती है गैसेज डिस्चार्ज लैंप की कि जब उनका डिस्चार्ज होगा तो वहां पे यूवी रेडिएशन निकलेगा, और उस यूवी रेडिएशन को हम जब फॉस्फोर से ग्रेड करवाएंगे तो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई। और उसी सेकंड कैटेगरी हम क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट बोलते हैं। उसी सेकंड कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पे चोक यूज किया किस लिए? हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो चोक यूज किया है वो हमको हाई इग्निशन वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और स्टार्टिंग करंट को भी लिमिट करेगा, क्योंकि इंडक्टर है और इंडक्टर की काम क्या होता है? सडन चेंज इन करंट को अपोज करेगा। सडन चेंज मतलब क्या? स्टार्टिंग करंट, उस करंट को वो लिमिट करता है, ठीक है ना। अब जैसे आपने इंडक्टर यूज किया ना तो सर्किट का पावर फैक्टर यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर पावर फैक्टर कम करता है। मतलब कितना हो जाएगा? 0.3, 0.4। तो हम क्या करते हैं, इस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम एक कंडेंसर का भी यूज कर लेते हैं।
जिससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होके 0.7 से 0.9 के बीच में हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो गैसेड डिस्चार्ज लैंप है वो दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो कैटेगरी बनती है जहां पे इनका जो गैस का डिस्चार्ज होगा, जब यहाँ पे वेपराइजेशन होगा गैस का, तो वहां पे हमको डायरेक्टली क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। दोज विच गिव लाइट ऑफ सेम कलर एज प्रोड्यूस बाय द डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज। जब गैस का डिस्चार्ज होगा तो वहां से जो भी लाइट निकलेगी वही लाइट हमको बाहर देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं पहली कैटेगरी। और उसमें तीन लैंप आते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और नियॉन लैंप। सोडियम वेपर लैंप कहां पे यूज होता है, आज भी यूज हो रहा है, कहां पे, स्ट्रीट लाइट में। ये आपका यूज होता है कहां पे, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। और जो नियॉन लैंप है वो आज भी यूज हो रहा है कहां पे, इंडिकेटर लैंप में, इंडिकेटर लैंप में यूज होता है। और ये जो मरकरी लैंप है वो आज भी यूज हो रहा है कहां पे, जैसे मान लो गार्डन वगैरह हो गया, वहां पे इसका यूज होता है। क्रिकेट स्टेडियम हो गया, वहां पे इसका यूज होगा मरकरी लैंप का। तो ये पहली कैटेगरी हो गई जहां पे आपका यूवी रेडिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन जो सेकंड लैंप है उसमें क्या होता है कि वहां पे हम फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जैसे आपका जब गैस का डिस्चार्ज हुआ तो उसमें यूवी रेडिएशन है, तो उस यूवी रेडिएशन को हम विजुअल लाइट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसीजर, विच प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल। तो उस टाइप के लैंप को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंट लैंप बोलेंगे, या फिर हम अपनी भाषा में उसको ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। Those which uses the phenomena of fluorescent are called as fluorescent lamp. In these lamps, discharge through gases provide energy in the visible form, which is later on converted to a visible form by using a fluorescent material such as phosphorus, है ना। जैसे कि आपका जो इसका एग्जांपल क्या है, ट्यूब लाइट है। आपका जो CFL है, जो आपका घर में जो CFL यूज हो रहा है ना, वो भी क्या आपका, वो भी आपका क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये भी एक फ्लोरोसेंट लैंप ही है, ये भी एक ऐसा गैसेड डिस्चार्ज लैंप है, लेकिन छोटा है इसलिए कॉम्पैक्ट बोल दिया गया है। अब देखो, आपको ये समझना है, अब आपको ये समझना है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि होता क्या है ना, होता ये है कि जब मान लो हम लोग 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले हर एक बल्ब 100 वॉट के, 200 वॉट के, 250 वॉट के बल्ब आ रहे थे। इतने महंगे महंगे वॉटेज के, इतने बड़े बड़े वॉटेज के, इतने ज्यादा वॉटेज के लैंप थे। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस आ गया कि भाई जब देखो 200 वॉट का जो लैंप है इतनी कम लाइट दे रहा है, और यहाँ पे एक CFL देख लो या ट्यूबलाइट देख लो, कितनी मस्त लाइट दे रहा है यार। देखो ना, ट्यूबलाइट देखो कितनी मस्त लाइट दे रहा है। मतलब ये कि समझ जाओ कि 20 वॉट का है, 40 वॉट का है, और ये 40 वॉट का जो लैंप है ये 200 वॉट ज्यादा लाइट दे रहा है। तो मतलब मेरे पास कितना वॉटेज बच गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 160 वॉटेज का डिफरेंस है, और तब भी ये ट्यूबलाइट में ज्यादा लाइट दे रहा है। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस हो गया कि नहीं भाई, मुझे क्या करना है, घर घर में चेंज करवाना है। घर घर में सबको मुझे इनिशिएटिव देना है कि आप जो बल्ब है ना वो उस टाइप का यूज मत करो, इस टाइप का यूज करो। उससे क्या होगा कि आपका ही पैसा बचेगा, बिजली का बिल आपका ही कम आएगा अगर आप इस टाइप का लैंप यूज करोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब जो हमारे जो कंपनीज हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया किसको, लैंप वगैरह को, CFL को प्रमोट करना स्टार्ट किया। जब प्रमोट करते गया, प्रमोट करते गया, प्रमोट करते गया, तो एक टाइम बाद जब हम लोग बहुत ज्यादा हमने इन्वेंशन कर लिया, जब सेमीकंडक्टर बहुत एडवांटेज में हो गया, सेमीकंडक्टर का नॉलेज आ गया हमको, तो हमारे पास वहां पे क्या बन गया, LED बन गया, है ना। पहले अभी तो LED का हमारे पास कॉन्सेप्ट था नहीं, अभी अभी LED कॉन्सेप्ट आया है। तो हम लोगों ने क्या किया, सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, ट्यूबलाइट को देखते हैं क्या सच में सही है ये। तो हमको जब पता चला कि ट्यूबलाइट में अंदर हम क्या करते हैं कि जो मरकरी रखते हैं, ट्यूबलाइट अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, इसमें मरकरी फिल करते हैं। वो मरकरी का जो नेचर होता है पॉइजनस नेचर होता है। और होता क्या कि ट्यूबलाइट है, CFL है, खराब हो गया, आप कहीं पे जाके खेत वगैरह में फेंक देते हो, कहीं पे फेंकोगे ही ना, कहीं फेंकोगे तो होगा क्या कि मान लो वहां पे जो मरकरी है वो अगर प्लांट से कांटेक्ट में आया तो प्लांट डैमेज हो जाएंगे। अगर गाय आ गई, गाय खा ली, तो गाय से आपका जो मिल्क आएगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हेल्थ इशू बढ़ेंगे। और ये देखा भी गया कि जो कैंसर का जो रेट हो बढ़ना स्टार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो हमको समझ आया कि नहीं भाई ये तो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्यूबलाइट केबल में दिक्कत ये है कि इसका पॉइजनस नेचर है, और आप जब यूज करने के बाद हम फेंकेंगे तो दिक्कत करेगा ये। तो एक काम करते हैं कि अच्छा एक दिक्कत और थी इनमें से, देखो इनमें एक दिक्कत और थी कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस है, कोई गैस है, उसके तो जो डिस्चार्ज हो क्या निकला वहां पे, यूवी रेडिएशन। उसके डिस्चार्ज से क्या निकला, यूवी रेडिएशन। आपने उस फॉस्फर का यूज करके उसको विजिबल लाइट में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ यूवी रेडिएशन तो बाहर आया होगा ना। ट्यूबलाइट्स के बाहर कुछ ना कुछ तो आपका क्या आया होगा, यूवी रेडिएशन आया होगा।
तो जब वो यूवी रेडिएशन आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा, जब आपके आईज के कांटेक्ट में आएगा, तो एक मेजर इंजरी आपको प्रोवाइड वहां पे कर सकता है। तो इस वजह से भी इनको हटाने का हम लोगों ने प्लान बनाया और हम धीरे धीरे इनको हटाते जा रहे हैं। अब हम लोग इनको हटा के एलईडी को प्रमोट कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले अपने जो हमारे थे ना इनकैंडेसेंट लैंप, उनको हम अच्छा बोल रहे थे। कुछ टाइम हमको उनकी रियलिटी पता चली तो उनको हटाया, हमने ट्यूबलाइट लगाया। और ट्यूबलाइट से जो सीएफएल का जो बनाया कॉन्सेप्ट, वो इसलिए बनाया गया कि लोग जो घर में पहले थे ना, जो सॉकेट वाले जो घर है हमारा, उसमें जो घर में कनेक्शन होते हैं ना, आजकल लोग कैसे करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? तो देखने में अच्छा लगता है। और जब वो अंडरग्राउंड वायरिंग करा लिए तो हो क्या, सॉकेट इस टाइप के लग गए 100 वाट वाले बल्ब वाले, है ना। जब वो 100 वाट के लैंप वाले लग चुके तो लोग ट्यूबलाइट नहीं लगवा रहे थे। क्यों लगवा रहे थे? कि बोलते भाई यार घर का ये सब चेंज करना पड़ेगा, हम नहीं लगवाएंगे, हमारा तो ये सॉकेट वाला है वो बढ़िया ठीक है, कौन सा हमको बिजली बिल देना है। तो वैसे ही चोरी से चोरी जगह चल रहा है, वहाँ पे पावर थेफ्ट चल रहा है। पिछले कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा पावर थेफ्ट था, अब तो बहुत कुछ रिकवर हो चुका है। तो लोग उसको चेंज नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या किया गया है वहां पे, फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आया सीएफएल का। उन्होंने ट्यूबलाइट का शेप कर दिया सीएफएल के शेप में। तो लोग क्या कहते भाई अच्छा ये ऐसा है, हम लगा सकते इसमें, चलो सीएफएल ले आओ। तो लोग वहां पे थोड़ा सा अवेयर हुए और सीएफएल यूज किया। लेकिन वो अवेयरनेस भी वेस्ट गई। वेस्ट क्यों गई? वेस्ट इसलिए गई क्योंकि हमको यूज करना क्या था, हमको प्रमोट करना पड़ गया अब एलईडी। अब क्या होता है ना कि लोग के अंदर ऐसा बैठ गया है कि यार मुझे ट्यूबलाइट चाहिए, है ना। उनके घर में ट्यूबलाइट वाला शेप वाला वो लगा हुआ है ना। तो वो ट्यूबलाइट लेने जाते हैं, और ट्यूबलाइट लेने जाते हैं तो भाई वो ट्यूबलाइट देगा तो दिक्कत है वो चीज। तो उसमें लिखा भी रहता है कि भाई 0.3% मरकरी इन्वॉल्व है उसमें, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्री नहीं है। तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एलईडी वाले होते हैं ना, उस एलईडी को ट्यूबलाइट के शेप में दे दिया। क्या किया उनने, जो एलईडी आती है ना वो ट्यूबलाइट के शेप में होती है। लोग आप मांगो क्या एलईडी, वो देंगे क्या आपको ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मतलब क्या, आपको एलईडी देंगे। आप मांगते हो तो ट्यूबलाइट हो ना, कि भाई मुझे आप यहाँ पे जैसे फ्लोरेसेंट लैंप दे दो, लेकिन वो देंगे क्या आपको एलईडी, क्योंकि एलईडी वाले लैंप भी आपके पास वहां पे आके हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी किसके बारे में, आपके लैंप के बारे में। लेकिन तब भी मुझे कुछ चीज़ तो आपको और बतानी पड़ेंगी जो मैंने बताया है। थोड़ा डिक्टेट करा देता हूँ मैं आपको चीज़ों को, है ना। देखो, गैसेट डिस्चार्ज लैंप आपका फिलामेंट लैंप से सुपीरियर है, क्योंकि ये इसका, देखो गैसेट डिस्चार्ज लैंप सुपीरियर तो है फिलामेंट लैंप से, उसके रीजन बता चुका हूं। इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। आपको इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, जो ट्यूबलाइट है उसमें आपको सॉकेट लगाना पड़ेगा, तो वो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, चोक लगाना पड़ेगा। लेस पावर फैक्टर मिलेगा, चोक है तो लेस पावर फैक्टर मिलेगा। दे टेक टाइम टू डिलीवर फुल ल्यूमेंस। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जब पहले आपके जमाने में थे, आप उनको ऑन करते तो लप लिप लप लिप लप लिप फिर लप होता था ऐसा करके, है ना। उसको मतलब थोड़ा टाइम लेते थे फुल ल्यूमेंस प्रोवाइड करने में। अब देखो हम आते हैं अपने पहले लैंप में, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में क्या होगा, मेरे पास एक ट्यूब है, यहाँ पे मैं सॉलिड यूज करता हूँ, किस फॉर्म में, सॉलिड सोडियम जो है, जो सोडियम रखता हूँ मैं, सोडियम के सॉलिड्स हैं छोटे छोटे, और उसके बीच में हम यहाँ पे नियॉन रखते हैं, नियॉन रखते हैं। इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल थ्रू बताना चाहूंगा। आप ये समझना कि जैसे ट्यूब है, मतलब एक हॉस्पिटल है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा, है ना। आप ये समझना जैसे ट्यूब है ना, दिस इज योर हॉस्पिटल, ये आपका एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिसको हम बोलते हैं सोडियम। ये सोडियम यहाँ पे एक पेशेंट है और नियॉन उसका डॉक्टर है। तो नियॉन क्या करता है ना, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, किसका, सोडियम का। और सोडियम अभी क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होता है कि नियॉन क्या करेगा, नियॉन करेगा पहले क्या, सोडियम का ट्रीटमेंट करने जाएगा। तो जैसे सोडियम का ट्रीटमेंट करो, पहले सॉलिड क्या भी, मतलब जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में, तो पहले क्या करेगा, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तब जाके वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो होता क्या है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको इससे लाइट नहीं मिलती है, और धीरे धीरे लाइट क्या होती है यहाँ पे, धीरे धीरे हमारा क्या होता है कि सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है, इसका वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन वेपोराइजेशन स्टार्ट होने के पहले हमारे 10 से 15 मिनट टाइम निकल जाता है और कुछ भी लाइट नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पे जो नियॉन है उसका वेपोराइजेशन होता है, क्योंकि नियॉन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, नियॉन गैस फॉर्म में। तो नियॉन का वेपोराइजेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से हमको जो स्टार्टिंग में लाइट मिलेगी वो हमको मिलती है ऑरेंज पिंक कलर की, हमको ऑरेंज पिंक कलर की लाइट मिलेगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जैसे आप सोडियम वेपर लैंप को चालू करोगे तो स्टार्टिंग में वो ऑरेंज पिंक कलर की लाइट मिलेगी, और धीरे 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 वो कलर चेंज होता जाएगा, किसमें, आपका आपका येलो कलर में।
ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे कलर किसमें चेंज हो जाएगा आपका येलो कलर में, जैसे जैसे सॉलिड का जो सोडियम यहाँ पे है, जो सोडियम है वो जैसे जैसे आपका यहाँ पे इवेपोरेट होगा वैसे वैसे आपका ये व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पहले से बता चुका हूँ। कितना टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लग रहा है। लैंप कितनी 40 से 50 ल्यूमेंस पर वॉट है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है, आउटडोर लाइटनिंग में होता है। इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 3000 घंटे है। ऐसा नहीं कि 3000 घंटे बाद खराब हो जाएगा ये, 3000 घंटे पूरे होने के बाद इसकी जो आउटपुट, लाइट का जो आउटपुट है, जो ल्यूमेंस आउटपुट है, वो 15% डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी एक अच्छी बात यह है सोडियम वेपर लैंप की कि ये वोल्टेज वेरिएशन से बहुत कम इफेक्ट होता है। ठीक है। अब जैसे बात करूं मैं मरकरी वेपर लैंप की, तो मरकरी वेपर लैंप देखो आप ये समझना, जैसे मैंने बताया आपको सोडियम वेपर लैंप, इसमें सोडियम पेशेंट था, यहां समझ लो पेशेंट है ये, और ये आपका डॉक्टर है, बस वही समझ लो। सोडियम था, यहाँ पे नियॉन हेल्प कर रहा है किसमें, सोडियम की। यहाँ पे मरकरी है, मरकरी की हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे आर्गन। यहाँ पे नियॉन है, इसकी हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे हीलियम। ठीक है ना। कलर देख लो, इसका स्टार्टिंग कलर कैसा सोडियम वेपर लैंप का, ऑरेंज पिंक, बाद में येलो। जो मरकरी वेपर लैंप है उसका कलर क्या है यहाँ पे, ग्रीनिश ब्लू, याद रखना। इसका जो मरकरी वेपर लैंप है इसका कलर क्या है, ग्रीनिश ब्लू। इसको मैंने ट्रिक के थ्रू याद करने बताया है। अगर आप मरकरी को अच्छे से पढ़ो तो क्या लिखा है, मरकरी, करी मतलब होती है सब्जी, करी का मतलब क्या होता है, सब्जी। और सब्जी आपकी मर चुकी है क्योंकि उस सब्जी में जो आपकी करी है वो मर चुकी है, क्योंकि उसमें ग्रीन ग्रीन कलर कुछ गिर चुका है। ग्रीन है ना, ग्रीनिश मतलब गिर गया कुछ, यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ गिर गया है, कोई कीड़ा गिर गया उसके अंदर, जिसकी वजह से वो करी आपकी मर गई है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो। अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग सबकी हैबिट होती है याद करने की। लास्ट जो लैंप है आपके पास, लास्ट जो लैंप है आपके पास वो होता है आपका कौन सा, नियॉन लैंप, है ना। इसमें क्या होता है, नियॉन गैस और हीलियम। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में ऑरेंज पिंक होगा, बाद में इसका कलर हो जाएगा रेड कलर। बाकी पूरी कहानी आपकी सेम है ना। इनका अलग अलग रेटिंग होता है, एम ए टाइप, मतलब जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, एम ए, एम ए टी और एम बी। इनकी अलग अलग वोल्टेज रेटिंग होती है, अलग अलग इनकी पावर रेटिंग होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो लैंप इफिशियंसी होती है वो कितनी है, 30 से 40 ल्यूमेंस पर वॉट। एक होता है मरकरी आयोडाइड लैंप, मतलब जो मरकरी वेपर लैंप है उसमें हम मरकरी के साथ साथ थोड़ा सा आयोडाइड मिला देते हैं, तो उससे हमारी लैंप इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको हम मरकरी आयोडाइड लैंप बोलते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी, 70 से 80 ल्यूमेंस पर वॉट तक इसका यूज होता है। इसका जो यूज होगा कहाँ पे होगा, फ्लड लाइटिंग होता है। जैसे मान लो फ्लड लाइटिंग मतलब क्या, जैसे मान लो कोई शॉपिंग मॉल है, वहां पे बाहर आप देखते हो ना कि जैसे आप कहीं पे जाते हो बाहर, बहुत बड़ा मॉल है, तो बाहर आपको ऐसे दिखाई देगा रात में कि मॉल है, तो सामने एक लैंप लगा होता है, और उस लैंप का जो प्रोजेक्शन पूरे बिल्डिंग पे होता है, तो पूरी बिल्डिंग आपकी इल्यूमिनेट होती है। उसको हम बोलते हैं फ्लड। फ्लड मतलब फैलाना, जहाँ पे लाइट को फैलाना होता है बहुत बड़े एरिया में, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे गार्डन हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए, उन पे हम इसका यूज करते हैं। बात करें हम लास्ट लैंप पे, जो कि हमारा नियॉन लैंप है, वो कैसा होगा, नियॉन होगा, हीलियम होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, है ना। 1 से 2 मिनट में लाइट दे देता है, ऑरेंज पिंक कलर की लाइट देता है स्टार्टिंग में, बाद में रेड कलर की लाइट हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि आप देखते हो ना, जैसे गाड़ी आप चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो पीछे की जो लाइट जलती है वो किस कलर की जलती है आपकी, ऑरेंज पिंक या रेड कलर की, है ना। तो इसी वजह से इसको नियॉन लैंप वहां पे यूज किया जाता है, मतलब कहाँ पे, इंडिकेटर लैंप में। क्योंकि इसकी लाइट कैसी है, ऑलमोस्ट रेड कलर के आसपास की लाइट है। इस वजह से नाइट बल्ब में भी इसका यूज किया जाता है। जो आप लोग देखते हैं घर में जो रेड कलर के जो बल्ब लगते हैं नाइट बल्ब, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आप लोग देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट जब कभी होता है तो वहां पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, नियॉन लैंप का, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये दोनों एसी और डीसी दोनों में काम करता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट में सेम जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया कि क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, बीच में मरकरी होगी। आप इसको क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे वेपराइज करवाओगे, वेपराइजेशन से वहां पे यूवी रेडिएशन होगा। यूवी रेडिएशन आपका वहां पे जो फॉस्फोर की कोटिंग उससे रिएक्ट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये पूरा लिखा है यहाँ पे। अलग अलग देखो, अब यहाँ पे जो हमारे ट्यूबलाइट आते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है आपका, वॉटेज होता है। तो ये लिखा है, जैसे 38 सेंटीमीटर का है तो उसका 14 वाट का होगा, 46 सेंटीमीटर का तो 15 वाट का होगा। आप लोग घर पे जो यूज करते हो वो इसको यूज करते हो। 122 सेंटीमीटर का होता है, उसका जो वॉटेज होगा वो 40 वाट का होता है। ठीक है।
एक होता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, जो कि आपके ट्यूबलाइट में होता है। हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी लैंप में हमें देखते हैं ना कि मान लो किसी रोटेटिंग बॉडी को हमको नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करना है, और उसको हम किसके थ्रू काउंट करवा रहे हैं, मतलब उस पर हम जो लाइट भेज रहे हैं काउंट करने के लिए, वो हम दे रहे हैं किसका, ट्यूबलाइट की लाइट भेज रहे हैं। तो दिक्कत करता है क्योंकि यहाँ पे फ्लिकरिंग फिनोमिना होता है। फ्लिकरिंग फिनोमिना की वजह से हम जो अभी किसी चीज को देख रहे हैं, जो हमारे पास ट्यूबलाइट है, हमको लगता है कंटिन्यूसली लाइट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उस ट्यूबलाइट को एसी में सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एक सेकंड में 100 बार फ्लिकर होता है, 100 टाइम्स फ्लिकर होता है। और फ्लिकरिंग की वजह से क्या होता है, हम उसको कंटिन्यूस देख पाते हैं किस चीज को। लेकिन अगर हम उसको नैनो सेकंड्स में लेके जाएं तो हमको ऐसा लगता है कि वो बल्ब पहले जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई रोटेटिंग बॉडी है ना, और जब लैंप बुझ गया तो वो तो घूम रहा है ना रोटेटिंग बॉडी, लेकिन हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे, क्योंकि लैंप तो बुझ रहा है, फिर चालू हो गया तो हम उस टाइम पे देख पा रहे हैं, बुझ गया तो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये दिक्कत हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, ट्यूबलाइट में, जब हम उसको एसी सप्लाई के साथ ऑपरेट करते हैं। तो ये हमको सजेस्ट किया जाता है कि मान लो कोई आपको रोटेशन काउंट करने कुछ भी करना है, तो वहां पे आप ट्यूबलाइट मत लगाओ। आप क्या लगाओ वहां पे, आप वहां पे फिलामेंट लगाओ। और इसी वजह से कभी आप देखोगे ना पावर प्लांट वगैरह में, वहां पे ट्यूबलाइट का यूज नहीं किया जा रहा है, वहां पे अभी भी फिलामेंट लैंप ही यूज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर फ्लोरोसेंट लैंप को आप डीसी में ऑपरेट करोगे तो आपका जो ये फ्लिकरिंग फिनोमिना है, जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है, वो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत और हो जाती है, जब ट्यूबलाइट को आप डीसी में ऑपरेट करोगे ना, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो मरकरी है ना, तो वो क्या होता है, मरकरी यहाँ पे इकट्ठा हो गया और यहाँ पे इसका वेपराइजेशन हो रहा है, बार बार यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे मरकरी मरकरी जम जाती है, और जब जम जाती है और इसको आप एसी में ऑपरेट करोगे तो सिर्फ यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट नहीं आएगी, क्योंकि पूरा यहाँ पे ये कंसंट्रेट कहाँ पे, एक पार्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दोगे, यहाँ पे नेगेटिव दोगे, तो पॉजिटिव बस ये पूरा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी फिर हमेशा यहीं पे रहेगी। अब आप इसको बाद में एसी में भी यूज करोगे ना, तो फिर ऐसा ही रहेगा ये। तो इससे बेटर क्या होगा कि अगर आपको कभी इसको डीसी में यूज करना भी पड़ रहा है ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पे आप इसके टर्मिनल चेंज करते जाना। अगर मान लो कभी ट्यूबलाइट को आपको डीसी में यूज करना भी पड़ेगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे पहले इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, फिर चेंज कर दो, इसको माइनस, इसको प्लस। तो क्या होगा, मरकरी कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। अगर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो उसका ट्रेवल होता रहेगा। तो ये हमारा ऐसा नहीं कि वो कंसंट्रेटेड हो जाए किसी एक पार्ट पे, क्योंकि जब किसी एक पार्ट पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही पार्ट से लाइट देगा, दूसरे पार्ट से लाइट नहीं देगा। तो ये चीजें आपको बता चुका हूं मैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या लगाया मैंने, एक वो लगाया है इरिवर्सिबल स्विच, इरिवर्सिबल स्विच, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह ना हो। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, व्हेन फ्लोरोसेंट लैंप वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गिव मोर ल्यूमेंस एज कंपेयर टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आर्गन और मरकरी accumulated on the positive side of the supply, hence reversible switch is used। रिवर्सिबल स्विच का मतलब क्या है कि एक टाइम पे ये प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो दूसरा प्लस बन जाएगा। तो इस टाइप का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सीएफएल क्या है, ट्यूबलाइट का जो छोटा रूप हमको क्या बोलते हैं, सीएफएल बोलते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे लाइटनिंग स्कीम। लाइटनिंग स्कीम को क्या बताता है, लाइटनिंग स्कीम को ये बताता है कि हमारे जो लैंप होते हैं ना, उस किस टाइप के वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक लैंप है ना, उसमें से जो लाइट निकलने वाली है वो 90% लाइट नीचे आती है और 10% लाइट ऊपर जाती है ना। किस टाइप की लाइट है, लैंप है कि उससे 90% जो लाइट निकलेगी वो सामने की तरफ जाएगी और 10% कम जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। एक हमारे पास होता है इसमें 60-70% लाइट नीचे जाती है और 30-40% लाइट ऊपर जाती है, उसको हम बोलते हैं सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। ज्यादातर कहाँ पे होता है, जैसे आप लोग कहीं पे डांसिंग रूम में जा रहे हो तो ऐसा होता है कि ऊपर ज्यादा लाइट होती है और नीचे थोड़ा कम लाइट होती है, मतलब इस टाइप का है ना। एक होता है आपके पास यहाँ पे क्या, सेमी इनडायरेक्ट, इसमें उल्टा हो जाएगा, 70 से 60-70 ऊपर जाएगी लाइट, 30-40 लाइट नीचे रहेगी। एक तो बिल्कुल अल्ट्रा प्रो हो गया, जैसे आप लोग कहीं पे पब वगैरह जाते हो तो देखते होगे कि जो लाइट रहती है पूरी छत पे ज्यादा जाती है, नीचे कम आती है, मतलब 90% लाइट ऊपर जाने वाली है और 10% लाइट आपकी कम आने वाली है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। और एक होता है हमारे पास जहां पे ऑलमोस्ट 50% लाइट ऊपर जाती है और 50% लाइट नीचे जाती है, उसको हम बोलते हैं जनरल लाइटिंग स्कीम। क्या सभी को यहां तक कहानी क्लियर है? और इस तरीके से हम लोगों ने आपका जो इल्यूमिनेशन वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अराउंड हम लोगों ने 55 मिनट्स का टाइम लिया है, अराउंड हम लोगों ने यहाँ पे 55 मिनट्स का टाइम लिया है, लेकिन हमने पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। कल से हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा एम होगा वो होगा कि कल हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग वाला पार्ट
और हीटिंग वाला पार्ट दोनों कंप्लीट कर लें। मतलब 2 क्लास और लूंगा आपके लिए मैं यूडब्ल्यू के लिए, उसमें आपका पूरा यूडब्ल्यू कवर हो जाएगा। गुड डे एवरीबॉडी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको करना क्या है, अगेन वही चीज मैं बोलूंगा, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको यूट्यूब पे जाना है, अपना जो भी आपको सही लग रहा है, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, पर्सनल नंबर है, किसी माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं।